सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से बीच में क्लासेस, ये जो एमसीक्यूएस की सीरीज़ थी वो बंद थी, बट नाउ अब फिर से कंटिन्यू हो रही है। तो अब बस आपके पास रिवीजन का टाइम है, तो बहुविकल्पी प्रश्न जितने हैं उसको आप एक रिवीजन की तरह लीजिए और पूरे डेडिकेशन के साथ इस पे अपना फोकस करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, तब तक आप लोग इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके क्लास के और भी अदर जो भी आपके साथ वाले बच्चे हैं वो भी इसे देख पाएँ, वो भी रिवीजन कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? ठीक है, 1904 में जो नेपोलियन कोड, यानी कि इसे कह सकते हो नागरिक संहिता, 1804 की नागरिक संहिता, उसमें क्या नहीं जोड़ा गया था? ठीक है, तो पहला है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, दूसरा है सामंती व्यवस्था का अंत, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है कानून के समक्ष समानता। तो इसका आंसर तो हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जस्ट बिकॉज कि मैंने बोला आपको ये एक रिवीजन क्लास की तरह होगी, है तो ये एमसीक्यूएस, बट इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन चेंज करके थोड़ा मोड़ा आ गया तो भी आप कर लो इजीली। और अगर आप भूल रहे हो तो इसके थ्रू ये पूरा टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि 1804 का नेपोलियन कोड है क्या। ठीक है, तो इसे नेपोलियन कोड या फिर नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन संहिता कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें सबको कानून के समक्ष समान अधिकार दिया गया। ठीक है, और जो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई थी। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको याद हो ये टॉपिक याद आ गया होगा। नहीं याद आया होगा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं आया तो आप फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि जो कानून के समक्ष सबको समानता दी गई। ठीक है, जो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार थे उनको खत्म किया गया। ठीक है, उसके बाद जो सामंती व्यवस्था थी, ठीक है, उसे भी खत्म किया गया और संपत्ति का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शन में है। इसमें आपको बताना है कि 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया? तो क्या जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जोड़ा गया? इसको जोड़ा नहीं गया, इसको हटाया गया। ठीक है, जन्म से प्राप्त जो विशेषाधिकार हैं उनको हटाया गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, आई थिंक इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, बट फिर भी हम जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब। देखिए, ये दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो जो दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, दूसरा कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, दोनों का आंसर सेम है। तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। 1689, 1779, 1789, 1889। ओके, तो हमारा आंसर है 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर स। ठीक है, और अगर डेट पूछे तो 5 मई 1789। ओके, हाँ, अगर यहीं पे पूछे कि फ्रांस की क्रांति समाप्त कब हुई, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 1799।
ओके, यानी कि 1789 को स्टार्ट हुआ और 1799 को खत्म हुआ, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? ठीक है ना, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है इमैनुअल द्वितीय, ज्यूसेपे मैत्सिनी, विलियम प्रथम, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ठीक है, तो 18 फरवरी 1861 को जो वहाँ की संसद थी उसने विक्टर इमैनुअल, ठीक है ना, विक्टर इमैनुअल यानी कि इमैनुअल द्वितीय को क्या किया? इटली का सम्राट घोषित किया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल, इनको इमैनुअल द्वितीय या विक्टर इमैनुअल दोनों कहते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया। ओके, कब? तो 18 फरवरी 1861। ओके, 18 फरवरी 1861 डेट भी ध्यान में रखिए, मे बी ये भी पूछ दे, बट डेट से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बट फिर भी आप डेट को भी माइंड में रखिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको क्या बताना है कि बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट, ठीक है, यानी कि किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर है, आंसर से पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। ठीक है, तो बेल्जियम कहाँ स्थित है? ये बहुत इजी सा है, इस पे टाइम नहीं खर्च करते। बेल्जियम आपका है कहाँ? यूरोप। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ओके, तो शायद हम फर्स्ट या सेकंड जो इसकी एसएसटी की सीरीज थी उसमें हमने आर्थिक महामंदी पे थोड़ी बातें की थी। उसमें क्वेश्चन शायद इतना था कि आर्थिक महामंदी कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यानी कि 1929 में, और इसमें है कि उसका रीजन क्या था, कि आर्थिक महामंदी का मेन कारण क्या था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जो आर्थिक महामंदी आने का रीजन क्या था। ठीक है, तो जानते हैं बच्चे कि 1929 में जो अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका के जो शेयर्स थे वो 1923 से बढ़ने स्टार्ट हुए। ठीक है, और जानते ही हैं शेयर का मार्केट पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो वो शेयर कंटिन्यू कब से? 1923 से उसके शेयर कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट हुए, वो चढ़ते गए चढ़ते गए। ठीक है, और ये जो तरीका है वो कब तक चला? तो 1929 तक। ठीक है ना, शेयर बढ़ते रहे, लेकिन 24 अक्टूबर 1929 को एक दिन सडनली मार्केट जो है, बाजार, शेयर बाजार जो है वो गिर गया, और बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी नीचे आ गया शेयर मार्केट। ठीक है, और ये जो गिरना था शेयर मार्केट का वो एक दिन में नहीं गिरा, वो कंटिन्यू जारी रहा जारी रहा जारी रहा, और सोचिए कि 24 अक्टूबर को गिरना स्टार्ट हुआ और 29 अक्टूबर 1929 तक को ऐसी हालत हुई कि उस दिन ट्यूसडे था, यानी मंगलवार था, उसको ब्लैक ट्यूसडे कहा गया। मतलब उस दिन मार्केट, शेयर मार्केट की बहुत बुरी स्थिति थी। ठीक है, तो ये तो हो गया शेयर मार्केट का स्थिति। ठीक है, अब इसका मेन रीजन क्या था, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरा और आर्थिक मंदी आई? तो उसके रीजन तो कई थे। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे। ये आपको पता ही होगा कि 1929 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की घटना है। ठीक है ना, तो
इसमें वर्ल्ड वार का भी रोल है आर्थिक महामंदी में, लेकिन उनके साथ साथ और क्या क्या रोल्स थे, तो 3-4 मुख्य रूप से हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला तो था कि बाजार में डिमांड का न होना, यानी आपको पता है मार्केट 2 चीजों से चलती है, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। ठीक है, मार्केट की ये 2 पिलर होते हैं, डिमांड सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति। तो जो मार्केट था उसमें डिमांड 9 के बराबर हो गई थी। ठीक है, मांग थी ही नहीं। दूसरा रीजन क्या था कि जो बैंक थे वो फेल हो रहे थे, मतलब वो विफल हो रहे थे, वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। ओके, उनकी सारी जो रणनीति थी, जो भी उनकी पॉलिसीज थी, वो वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, और आपको पता हो जब आप आगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समझिए कि वो ऐसा सिचुएशन आ गया था कि उसमें कई 100 कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई। बैंक्स इस कंडीशन में पहुंच गए थे कि वो किसी को सब लोग अपना जो पैसा जमा किए हुए थे वो ना तो पैसा किसी को दे रहे थे, लोन पे दे रहे थे, ना ही जिसका पैसा था उसको लौटा रहे थे। मतलब बहुत बुरी कंडीशन वो हो गई थी। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या हो गया, बैंकों का फेल होना, विफल होना। ठीक है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि तीसरा जो रीजन है वो कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिक उत्पादन, यानी कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया था, और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन होगा तो उसी के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन जो थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो ये दोनों यानी कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन था वो बढ़ गया था, ये भी एक रीजन था किसका, आर्थिक महामंदी का। ठीक है, तो आई थिंक आपको आर्थिक महामंदी के रीजंस पता चल गए होंगे कि ये 1923 में जब शेयर मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ और उसके बाद 1929 में अचानक से शेयर बाजार जो गिरने लगा। ठीक है, तब से ये महामंदी स्टार्ट हुई। ओके, और ये उसके रीजंस आपको हमने बता दिया कि मार्केट में डिमांड का ना होना, बैंकों का फेल होना, और ये कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अत्यधिक उत्पादन रीजन बना किसका, आर्थिक महामंदी का। और इसके साथ साथ रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, तो चलिए आते हैं वापस क्वेश्चन पे कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो आपने रीजन पढ़ लिया, जान लिया। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, बैंकों का निजीकरण, अत्यधिक निवेश, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो इसका सटीक आंसर है और कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। ओके, तो रिंडर पेस्ट क्या था, एक जानवर था, एक घटना थी, एक खेल था, या एक बीमारी थी। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रिंडर पेस्ट क्या है। तो रिंडर पेस्ट एक महामारी थी, जैसे अभी हाल ही में कौन सी महामारी खत्म हुई है जिसमें हमने विजय प्राप्त कर ली, तो कोविड-19। ओके, तो उसी तरह अफ्रीका में भी एक रिंडर पेस्ट एक क्या था, महामारी थी, जो किसके थ्रू हो रहा था, विषाणुओं के माध्यम से। ठीक है, और ये बीमारी जैसे कोविड-19 किसको हुआ, इंसानों को हुआ। ठीक है, उसी तरह से ये रिंडर पेस्ट किसको हुआ, तो जानवरों को। ठीक है, ये जो महामारी थी वो जानवरों में फैल रही थी, और जानवरों में भी किसको, स्पेशली भैंसों को। ये बीमारी रिंडर पेस्ट बीमारी जो थी वो अफ्रीका में भैंसों को होती थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, एक जानवर था, नो। रिंडर पेस्ट बीमारी थी, एक घटना थी, नो। एक खेल था, एक बीमारी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर द। ठीक है, रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, हमने संघीय सूची, राज्य सूची के बारे में और भी क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो इसमें पूछा है, अब तक हम संघीय सूची के विषय पढ़ते आ रहे थे, अब है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन है मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। तो चलिए हम ऑप्शन से ही आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य सूची का विषय मुद्रा नहीं, मुद्रा जो है इस पे निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को होता है। ठीक है, विदेशी कार्य, विदेशी मामले भी कौन देखता है, केंद्र देखता है। बैंकिंग, बैंक यानी कि वो भी रिजर्व बैंक यानी कि वो भी केंद्र से चलता है। रिजर्व बैंक सारे बैंकों को मॉनिटर करता है और रिजर्व बैंक केंद्र में आता है। ठीक है, तो वो भी केंद्र से उसका निर्धारण होता है। तो मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, ये तीनों जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। अब चौथा है आपका व्यापार, तो हाँ ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि व्यापार जो है, अभी आप देखोगे कोई भी सामान लोगे तो उस पे जीएसटी लिखा होता है ना। तो जीएसटी में आपको दो तरह का दिखेगा, एक सीजीएसटी, ठीक है, यानी कि सेंट्रल का, और एक एसजीएसटी यानी कि स्टेट का। ठीक है ना, तो जो व्यापार है वो दोनों जगह से डिसाइड होता, उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार दोनों जगह पे होता है। राज्य अपने तरीके से उसको कर लगाता है और सारी चीजें, राज्य भी उसके बारे में निर्णय लेता है और केंद्र भी। ठीक है, तो जो व्यापार है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। संघात्मक शासन मतलब, संघात्मक शासन कैसा है, तो जहाँ पे एक संघ हो, संघ मतलब कि एक केंद्र हो और उसके अंदर जो राज्य कह लीजिए या उसकी जो इकाइयां हैं दोनों मिल के शासन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी निर्णय केवल जो केंद्र सत्ता है वही नहीं ले सकती, नीचे के लोगों का भी सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन ऐसे देश है जहाँ पे संघात्मक शासन नहीं है। तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्या भारत में संघात्मक शासन है? यस, डेफिनेटली है। यहाँ पे केंद्र और राज्य मिलके काम करते हैं। ठीक है, इसलिए भारत में संघात्मक शासन है। आपका आंसर क्या है, बस, यानी कि श्रीलंका। तो श्रीलंका को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। बेल्जियम, बेल्जियम को आप जान रहे हो, बेल्जियम में भी संघात्मक शासन है। यहाँ पे भाषा के आधार पर, ठीक है ना, डच और फ्रेंच ये दोनों लोग मिलके शासन करते हैं, तो ये भी एक तरह की क्या है, संघात्मक शासन बेल्जियम में भी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में भी आपका संघात्मक शासन है। ठीक है, तो और जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी अभी एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन नहीं है। वहां पे जितने भी मेन पावर हैं वो केंद्र के पास हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा निर्णय केंद्र सरकार लेती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ब यानी कि श्रीलंका सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है, तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आई थिंक इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर 100 यानी कि 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। अभी हमने ये पढ़ा कि किस देश में संघात्मक शासन नहीं है, तो श्रीलंका में नहीं था, वहां पे एकात्मक शासन है। और अब इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो आपको संघात्मक शासन इसके थ्रू हम बता देंगे कि संघात्मक शासन की क्या क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है,
जैसे जैसे ऑप्शन आता जाएगा हम बताते जाएंगे कि ये संघात्मक शासन की विशेषता है या नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शक्तियों का वितरण, दूसरा है सर्वोच्च न्यायपालिका, तीसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण और चौथा है कठोर संविधान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शक्तियों का वितरण, तो ये संघात्मक शासन की विशेषता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि संघ यानी कि एक केंद्र सरकार और बाकी उसकी अंदर आने वाली इकाइयां यानी कि राज्य सरकार या अब जो कह लो। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको मिला के बनता है संघात्मक शासन भारत में। ठीक है, तो यानी कि शक्तियों का वितरण, कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं, तो ये संघात्मक शासन की विशेषता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ओके, कि अगर चाहे केंद्र हो राज्य हो, कोई भी गलत कानून ला रहा है, ठीक है, जिससे लोग परेशान होंगे, तो उसको सर्वोच्च जो न्यायपालिका है वो उस पे रोक लगा सकती है, उसके लिए क्वेश्चन कर सकती है कि या फिर उसे खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये भी जो है ये संघात्मक शासन की विशेषता है। ठीक है, अब तीसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों को केवल एक जगह यानी कि जो केंद्र है उसी के पास रखना, ये संघात्मक शासन नहीं, ये एकात्मक शासन की विशेषता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। ओके, और द भी देख लेते हैं, कठोर संविधान, तो ये भी संघात्मक शासन की विशेषता है, क्योंकि अगर कठोर संविधान नहीं रहेगा तो ये केंद्र और राज्य मिलके काम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके इसलिए कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता है। ओके, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ओके, तो ऑप्शन है लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका ऑप्शन है काली मिट्टी। ठीक है, तो यहीं पे अगर इसमें मैप की अलग सीरीज आपकी चलेगी जल्दी ही, लेकिन अगर इसी से एक मैप का क्वेश्चन बनाए कि कपास सबसे ज्यादा किस जगह उत्पादित होता है, मतलब कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, उसको मानचित्र में दर्शाइए। आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो जगह दर्शाइए जहां पर कपास की खेती सबसे अधिक होती है। तो आपको जगह तो बताना होगा, लेकिन पहले आंसर तो पता होना चाहिए ना कि कपास की खेती सबसे अधिक होती कहाँ है। तो होती तो काली मिट्टी है उसके लिए, कपास के लिए, लेकिन किस जगह पे होती है, किस राज्य में होती है, तो वो है गुजरात। ठीक है, यानी कि गुजरात में कपास सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि कर्तन एवं दहन कृषि यानी कि जो झूम खेती है वो किस राज्य में होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो वो ऊपर के राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड, इन सारी जगहों पर झूम खेती होती है। तो उसमें से आपके ऑप्शन में कौन सा है, चलिए ढूंढते हैं। ऑप्शन क्या है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। ठीक है, तो राजस्थान में है 9, उत्तर प्रदेश में है 9, उत्तराखंड में है 9। झूम खेती कहाँ पे होती है? मिजोरम। और भी अगर ऑप्शन याद रखना हो, क्योंकि इसमें तो मिजोरम दिया है, और भी ऑप्शन दे सकता है, तो याद रख लीजिए कि मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड आदि जगहों पर झूम खेती होती है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। ठीक है,
सॉरी अप्रक हो गया है, ये अभ्रक होना चाहिए, ठीक है। तो आधारभूत खनिज क्या कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, उनमें बताना है कि आधारभूत खनिज कौन से हैं। तो अगर आपको ये पता रहे कि आधारभूत खनिज कहते किसे हैं, तो चाहे ये ऑप्शन रहे, ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन रहे, ये 4 ऑप्शन रहे या कोई और 4 रहे, अगर आपको ये पता हो कि आधारभूत खनिज कहते किसे हैं, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के ये इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, पहले ये जानते हैं कि आधारभूत खनिज कहते किसे हैं। तो जो देखिए, जो नेचर में जिस रूप में पाया जाता है खनिज, ठीक है ना, बिना उसको चेंज किए, बिना उसको संशोधित किए हुए, ठीक है, वो जिस मूल रूप में पाया जाता है वो आधारभूत खनिज होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें से जो धातुएं हैं उनको अलग करना, तो जब ये अलग करने वाली प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां से वो आधारभूत खनिज नहीं होते, यानी कि प्रकृति में जो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जिस रूप में वो मिलते हैं, उन खनिजों को आधारभूत खनिज कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि आधारभूत खनिज कहते किसे हैं। तो चलिए अब इन ऑप्शंस में ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अभ्रक। क्या अभ्रक आधारभूत खनिज है? नहीं, अभ्रक का भी क्या होता है, अयस्क होता है, उनके थ्रू अभ्रक मिलता है। मैग्नीज तो मगनीज नहीं होता है, मैग्नीज होता है। मैग्नीज भी क्या होता है, ये ये एक धातु है, ठीक है। सॉरी, जो मैग्नीज है वो भी अपने अयस्क से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद तांबा, तांबा को भी वो तांबा ऐसे नेचर में नहीं मिलता है जैसे सोना, चांदी, ये सब खुले में नहीं मिलता है, उसके अयस्क होते हैं, उनसे उनको संसाधित किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड यानी कि लौह अयस्क, ये जो है ये नेचर में इसी रूप में पाए जाते हैं, तो ये लौह अयस्क क्या है, आधारभूत खनिज है, ठीक है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी कि लौह अयस्क सही है। कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है, तो आंसर हो गया लौह अयस्क, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत यानी कि आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें बताना है कि परंपरागत स्रोत क्या है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत क्या है, ठीक है। गैर परंपरागत यानी कि जिनका उपयोग हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में अब करने जा रहे हैं या अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, वो हैं गैर परंपरागत, और जिनका हम पहले से उपयोग करते आ रहे हैं वो हैं परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सब का प्रयोग अब हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कोयला है इसका हम उपयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर और सही होगा 14 का, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, यानी कि बॉक्साइट का उपयोग कहाँ पर कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कागज, लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम, यानी कि जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कह रहा है, जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है, ठीक है। विकसित देश इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है भारत। भारत क्या है, विकसित देश है? नहीं, भारत विकासशील देश है, लेकिन अब ये डाटा धीरे धीरे जल्दी ही आपको बदलते हुए दिखेगा। भारत भी एक विकसित देश बन जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है, लेकिन फिलहाल विकासशील देश है। वो है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील क्या है, विकसित है या विकासशील? तो ब्राजील एक विकासशील देश है,
ठीक है, ये भी विकसित नहीं है। फ्रांस, तो फ्रांस एक विकसित डेवलप्ड कंट्री है। ओके, और चौथा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी विकासशील देश है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी कि फ्रांस एक विकसित देश है। ठीक है, अभी आपकी डेफिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगी कि विकसित देश कहते किसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, क्या है? यानी कि विकास यानी कि विकसित देश जो कहलाते हैं उसमें इसका छुपा हुआ है आंसर। ठीक है ना, कि विकासशील देश और विकसित देश किसे कहते हैं, यानी कि विकसित देश किस बेस पे बताया जाता है कि ये देश विकसित देश है, तो उसका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है, तो उसका आंसर भी इसी ऑप्शन में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। विकास को निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये विकास को निर्धारित करने में इसका भी योगदान होता है, लेकिन केवल इसी का नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, ये भी डिसाइड करता है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या विकसित देश है या नहीं है। ये पता करने का एक साधन है प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। ठीक है, ये भी डिसाइड करता है विकास को निर्धारित करने में, ये भी आधारभूत पॉइंट है कि व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इनमें से सभी विकास को निर्धारित करने के आधार ये सारे हैं। कौन कौन? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ये सब बताता है क्या? विकास को निर्धारित करने का ये सारे क्या हैं? आधार हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को कब कहेंगे कि डेवलप हो गया, यानी कि विकास का जो लक्ष्य है वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया, मतलब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा अलग अलग होता है। आपको पता है गांव की जो तरीके हैं वो अलग है। गांव में खेती मेन होता है, शहरों में उद्योग मेन होता है। ठीक है, तो गांव में जो विकास का लक्ष्य है वो अलग होता है। तो इसमें से कौन से हैं जो विकास के लक्ष्य को डिसाइड करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सही। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन है पहले उस पर बात कर लेते हैं। नियमित कार्य, डेफिनेटली ये विकास का लक्ष्य होता है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र में, कि वहां पे लोगों को रोज काम मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना। उपज की उचित कीमत, यानी कि गांव में जो खेतों में उपज होती है उसका अच्छा प्राइस किसानों को मिल रहा है कि नहीं। अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी विकास का लक्ष्य है। बेहतर मजदूरी, यानी कि जो खेतों में अच्छी जो मजदूरी कर रहे हैं उनको जीने लायक मजदूरी मिलती है कि नहीं। मतलब इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि सब लोग अपना अच्छे से अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर लें। ठीक है, तो उतनी मजदूरी मिलती है कि नहीं, यानी अच्छी मजदूरी मिलती है कि नहीं, ये भी विकास का लक्ष्य गांव रूरल एरियाज में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी ये है ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? यानी कि जो हमारे 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रकों में किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक आपको 2 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा इसको जवाब देने में, है ना। तो इसका आंसर है प्रारंभिक क्षेत्रक। प्रारंभिक क्षेत्रक का दूसरा नाम ही है कृषि क्षेत्र। ठीक है, या फिर कृषि एवं सहायक क्षेत्र। ठीक है,
तो इस तरह से ऑप्शन नंबर अ सही है 19 का कि किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र या कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 ही लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, तब तक आप लोग खूब पढ़िए और आई थिंक आपके प्री बोर्ड खत्म हो चुके होंगे। ओके, तो आप जम के पढ़िए और आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, इसको शेयर करिए। ओके, बाय।